बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आज हम यूजेज ऑफ एंजाइम जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यूजेज ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के इस्तेमालात क्या है इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम का यूज है फूड इंडस्ट्री। एंजाइम जो है ये स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर के अंदर। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। स्टार्च, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर के अंदर। स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर to form bread and buns। यानी कि ब्रेड वगैरह, डबल रोटी वगैरह जो है उसको बनाने के लिए स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं इसमें सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर ताकि उसकी ब्रेकडाउन हो जाए। हल्की खुराक जिसको हम कहते हैं उसको बनाने के लिए फूड इंडस्ट्री के अंदर एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। दूसरे ब्रेविंग इंडस्ट्री। एंजाइम जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं, स्टार्च को तोड़ते हैं ताकि उससे हम मजीद जो है अल्कोहल वगैरह तैयार कर सकें। अल्कोहल की तैयारी के लिए या उसकी स्टार्च की फर्मेंटेशन करवाई जाती है। फर्मेंटेशन के जरिए से अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है, अल्कोहल तैयार करवाई जाती है। तीसरा एंजाइम का यूज है इन पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं, स्टार्च ब्रेकडाउन टू लोअर इट्स विस्कोसिटी, यानी कि उसके गाढ़ेपन को, विस्कोसिटी कहते हैं किसी चीज का गाढ़ापन जो होता है। एंजाइम जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन करते हैं, उसके गाढ़ेपन को, उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए। जब उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है, एंजाइम जो स्टार्च का गाढ़ापन कम हो जाता है, तो उसकी मदद से पेपर जो है वो तैयार करवाया जा सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स यानी कि कपड़ों वगैरह के ऊपर प्रोटीन्स के स्टेन्स, प्रोटीन्स के दाग धब्बे लग जाते हैं, घी वगैरह के दाग धब्बे लग जाते हैं, उसमें प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को उतारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोटीएज एंजाइम, और इसी तरह से अमाइलेज एंजाइम होते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो कि बर्तन वगैरह डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास एंजाइम के यूजेस थे। सबसे पहला फूड इंडस्ट्री है, ब्रेविंग इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री और बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पर एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एंजाइम के इस्तेमाल के साथ साथ हम फैक्टर्स देखते हैं। कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जो एंजाइम के काम करने की सलाहियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के वर्क के ऊपर अपना असर शो करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द rate of enzyme action। वो कौन से अवामिल हैं जो एंजाइम के काम करने की शरह पर असरअंदाज होते हैं, एंजाइम के काम करने की शरह में ब्रेकडाउन पैदा करते हैं या उसके अंदर कोई रुकावट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंजाइम जो है वेरी स्पेसिफिक, जैसे हमने पहले पढ़ा है, सेंसिटिव होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन के हिसाब से। कोई भी थोड़ी सी चेंज जो है किसी भी किस्म की एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज जो है वो इसके काम करने की सलाहियत को रोक देती है। उसमें अगर हम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अगर हम टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर एज ए फैक्टर अगर हम देखें तो एंजाइम जो है
यानी कि एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है उनके अंदर अगर टेम्परेचर उनका हम तेज करें, टेम्परेचर बढ़ाएं, एक खास मुकाम तक उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो तेज होती है। अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर उस खास पॉइंट से बढ़ा दे, इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर, specific temperature at which enzyme work maximum, यानी कि वो मखसूस दर्जा हरारत, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वो खास दर्जा हरारत, वो खास टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम काम करता है, एंजाइम अपना मैक्सिमम वर्क परफॉर्म करता है। जब टेम्परेचर बढ़ाती है तो इसके साथ साथ एंजाइम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऐड होती जाती है। इंक्रीज टेम्परेचर हीट एनर्जी जो है वो ऐड होती जाती है, जो कि पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में एंजाइम के लिए हेल्पफुल होती है। हीट ऐड इन द एक्टिवेशन एनर्जी, जब वो एक्टिवेशन एनर्जी की सूरत में हीट एड्स इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है उस एंजाइम को काम करने में। यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग स्पीड ऑफ एंजाइम। जब एक ओनली टू अ सर्टेन पॉइंट, ओनली टू अ सर्टेन लिमिट, एक खास मिकदार तक अगर दर्जा हरारत बढ़ाएं तो उस दर्जा हरारत के ऊपर उतना दर्जा हरारत बढ़ाने तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम जो है उसकी काम करने की शरह तेज होती है। लेकिन अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से हम इस टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है, हीट की वजह से मॉलिक्यूल कोलिजन होता है, एंजाइम कोलिजन इन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स। यानी कि एंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बाहम टकराव पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन। एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर बिगाड़ का पैदा हो जाना, एंजाइम का जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत होती है वो लॉस हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज लॉस इन डीनेचुरेशन। यहां तक ऑप्टिमम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल लें, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एंजाइम जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपना वर्क जो है वो मैक्सिमम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जैसे ही 37 से टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें, ये हमारे पास ग्राफ है, ये टेम्परेचर है 0, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, एंड इस साइड पर अगर हम देखें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर फॉर एग्जांपल हमारा आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है जी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां तक हमारा आता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब एंजाइम जो है ये वर्क मैक्सिमम वर्क कर रहा है 37 के ऊपर, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ऑप्टिमम से इंक्रीज करता है तो एंजाइम की शरह जो है वो डीनेचुरेशन, एंजाइम की शक्ल सूरत के अंदर बिगाड़ जो है वो पैदा हो जाता है। एंजाइम यहां तक काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं एंजाइम। जब एंजाइम एक मैक्सिमम स्पीड के ऊपर पहुंच जाता है, अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है, तो उसके बाद उसकी शक्ल सूरत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसकी शक्ल जो है वो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाती है। एंजाइम जो है वो उसका एक्टिव साइट जो है उसकी प्रॉपरली कायम नहीं रहती। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आज का हमारा यही तक टॉपिक है, कल से हम
कंसल्टेशन और पीएच वगैरह जो वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू अल्लाह।